जय हिंद दोस्तों, आज हमारा जीके जीएस का क्लास है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ फिलीपींस, यानी फिलीपींस देश की मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन क्या है, रुपया, पेसो, रिंगित और यूरो। तो आंसर क्या है हमारा, पेसो। पेसो जो है फिलीपींस देश की मुद्रा है। और बाकी ऑप्शन पे अगर जाते हैं तो रुपया, रुपया कहाँ का मुद्रा है, तो ये है मालदीव का, यानी मालदीव देश का अगर मुद्रा की बात करें तो क्या है, रुपया। और अगर रिंगित कहाँ का है, तो रिंगित मलेशिया का, मलेशिया देश की मुद्रा क्या है, रिंगित। और इस पे आते हैं यूरो, तो यूरो कहाँ का है, यूरोपियन कंट्री का, यूरोपियन कंट्री। तो यूरोपियन कंट्री में जैसे ऑस्ट्रिया आ गया, आयरलैंड आ गया, ये सारे कंट्री का मुद्रा का क्या है, यूरो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है। तो क्या क्या है, एक हमारा है पेरिस, लंदन, जिनेवा और वाशिंगटन डीसी। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, वाशिंगटन डीसी। दो यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में दो ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। कौन कौन, एक हो गया आपका, एक आपका IMF हो गया और दूसरा वर्ल्ड बैंक। यानी कि वाशिंगटन डीसी में IMF का भी हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड बैंक का भी। लंदन में देखते हैं तो लंदन में क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का है। पेरिस की अगर बात करते हैं तो पेरिस में किसका है मुख्यालय, यूनेस्को का या अंकटाड का। ये दो ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में। जिनेवा की बात करते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिनेवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुख्यालय है, जैसे कि WHO का मुख्यालय, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर एक हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी तीन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। कौन सा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। चलिए दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी द सेलेक्टेड फाइल, यानी इसका कहने का मतलब है कि कौन सा शॉर्टकट, कंप्यूटर में आप देखे होंगे या चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारा शॉर्टकट की होता है, जिससे हम कोई भी फाइल को आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये सारा चीज़ ज़्यादा लेंदी ना हो, इसीलिए शॉर्टकट की का बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा है, किससे हम कॉपी कर सकते हैं सेलेक्टेड फाइल को शॉर्टकट की से। तो क्या है हमारा, Ctrl+C, सी से कॉपी आप याद कर सकते हैं। और चलिए बाकी ऑप्शन पे देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन तो Ctrl+V से हमारा पेस्ट हो सकता है, यानी कि मान के चलिए आप किसी फाइल को कॉपी करते हैं और अगर Ctrl+V अगर दबाते हैं तो वो किसी फाइल में जाकर के पेस्ट हो जाएगा, यानी वहां पर जाकर के सेव रख सकते हैं आप। Ctrl+X से, Ctrl+X क्या है हमारा, Ctrl+X से आप कट कर सकते हैं। और Ctrl+Z क्या है, अंडो, यानी कि मान के चलिए आप कोई ऑप्शन डिलीट कर देते हैं, अंडो यानी कि आप कोई ऑप्शन डिलीट कर देते हैं और आपको फिर से वही चाहिए तो आप Ctrl+Z अगर दबाते हैं तो वो ऑप्शन पे दोबारा आप आ सकते हैं। चलिए बाकी शॉर्टकट की पे भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है कि Ctrl+F से क्या होगा, तो Ctrl+F क्या होगा, ओपन फाइंड बॉक्स, यानी कि आप कोई सर्च वर्च भी करना चाहते हैं तो Ctrl+F दबाइएगा तो डायरेक्ट आप सर्च बॉक्स पे पहुंच जाइएगा। दूसरा क्या है, Ctrl+B, तो Ctrl+B से बोल्ड। Ctrl+A, यानी कि आपको मान के चलिए कोई टेक्स्ट होगा और उसको सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A आप जैसे ही दबाते हैं तो सारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा आपका। Ctrl+Y, रीडो। अंडो का मतलब होता है कि अगर मान के चलिए कोई आप फाइल डिलीट कर देते हैं और उसको आपको फिर से चाहिए तो Ctrl+Z आप दबाते हैं तो आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप Ctrl+Y दबाते हैं तो वो फिर से चला जाएगा आपका। Alt+F4, इससे आप इंड द टास्क, यानी कि कोई भी आप टास्क कर रहे हैं और डायरेक्ट आपको दूसरे पेज पे जाना है या फिर वो टास्क को खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं, Alt+F4। लास्ट हमारा क्या है, Ctrl+N, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। चलिए दोस्तों चौथे नंबर पे आते हैं।
तो हमारा क्या कि द रोटेशन ऑफ अर्थ गिव्स द, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन क्या देता है। तो दोस्तों पृथ्वी दो तरह से घूर्णन करता है। एक क्या हो गया अपना एक्सिस पे, यानी कि मान के चलिए ये ऑर्बिट है, ये हमारा सन हुआ और ये हमारा अर्थ है, तो ये अपने अपने चारों ओर तो घूमता ही है। दूसरा ये क्या करता है, इस तरह करके अपना ऑर्बिट पे भी घूमता है। तो ऑर्बिट वाला घूमने वाले को बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन और जो अपने अक्ष पे घूमता है, यानी अपने एक्सिस पे घूमता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशन। ठीक, अब इसको रोटेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या बोलता है कि अर्थ जो अपने अक्ष पे घूमता है यानी कि रोटेशन करता है, तो उससे क्या हम लोग को प्राप्त होता है। तो क्या होता है, अगर अपने एक्सिस पे घूमेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। लेकिन जब वह अपना ऑर्बिट पे अगर रोटेट करता है यानी ऑर्बिट पे घूमता है, तो वो क्या देगा, ऑटम सीजन भी दे सकता है, समर सीजन और विंटर सीजन सब दे सकता है। ठीक, चलिए 5वें नंबर पे आते हैं कि विच ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि निम्न में से कौन सा ग्रह जो है हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। तो कौन सा है, बृहस्पति। ये तो बड़ा ग्रह तो है ही, साथ ही इसका वजन भी सबसे ज्यादा है। पांचों अगर 8 प्लैनेट के अगर देखते हैं तो 8 प्लैनेट में सबसे ज्यादा वजनी कौन सा है, जुपिटर। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेस से हमारी पृथ्वी जो होती है, हमारी अर्थ जो होती है, स्पेस से कैसा दिखाई देता है। तो ये कैसा दिखाई देता है, नीला। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर हम स्पेस में जाते हैं, स्पेस में जाते तो हमें स्पेस कैसा दिखाई देता है। तो स्पेस कैसा दिखाई देता है, काला यानी ब्लैक दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा प्लेनेट है, यानी किन 2 प्लेनेट के बीच एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं। किन 2 प्लेनेट के बीच एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं। एस्टेरॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह। तो कौन कौन सा है, एक हो गया आपका मार्स और एक हो गया आपका जुपिटर। इन दोनों के बीच में जो होता है ना, इन दोनों के बीच में एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये तो तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चौथा क्या है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें रिंग टाइप का शेप है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें रिंग टाइप का शेप है, यानी मान के चलिए कोई ग्रह होगा, मान के चलिए ये कोई ग्रह होगा। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये कोई ग्रह होगा और उसमें क्या बोल रहा है कि उसमें रिंग टाइप का शेप है, ऐसा रिंग टाइप का शेप। तो कौन सा ग्रह है, तो कौन सा ग्रह है, सैटर्न यानी शनि। शनि हमारा होगा आंसर। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा अभी तक में सबसे ज्यादा जो उपग्रह है, उपग्रह जैसे हमारा उपग्रह क्या है, चांद हो गया, मून हमारा हो गया। तो अभी तक कौन सा ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो अब पहले क्या था, पहले जुपिटर का था, लेकिन अब किसका हो गया, अब सैटर्न का हो गया। चलिए इतना एडिशनल इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए। चलिए छठे पे आते हैं कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, यानी कि पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था, 1526 में। किसके किसके बीच में हुआ था, यानी बिटवीन मतलब किसके किसके बीच में। तो आपको आंसर पता होगा। आंसर क्या पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक, और चलिए अभी तक पानीपत का 3 लड़ाई हो चुका है, तीनों के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या है। एक हुआ था 1526 में, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा क्या हुआ था, तीसरा हमारा हुआ था 1561 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। क्या कब हुआ था, 1556 में। तो 1556 में किसके किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। हेमू के, अकबर कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक, इसे बाबर को कहा जाता है, जलालुद्दीन बाबर को कहा जाता है। ठीक, तो उन्हीं का बेटा कौन था, अकबर। और अकबर और हेमू के बीच में ही 1556 में पानीपत का द्वितीय लड़ाई लड़ा गया था। 1561 ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, मराठा एम्पायर और अहमद शाह दुरानी के बीच में। यानी कि तीनों लड़ाई के बारे में हम जान चुके हैं। अब चलिए बाबर के द्वारा अभी तक जितना लड़ाई लड़ा गया है उसमें सब में इसने विजय पाई है। ठीक, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530। तो एक ट्रिक है दोस्तों कि बाबर क्या करता, पानी पिया, 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। ये तो रिचुअल्स हो गया है। तो चलिए देखते हैं। तो पानी पिया से क्या बन गया, पानीपत का लड़ाई। तो 1526 में किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच में। बाबर और राणा संगा के बीच में। देखते हैं तो चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और राजपूतों के बीच में, राजपूतों के बीच में। और घर गया से बन गया घाघरा का युद्ध, यानी बैटल ऑफ घाघरा, तो ये किसके बीच में हुआ था? अफगान सुल्तान के बीच में, अफगान सुल्तान के बीच में। और 1530 में दोस्तों बाबर की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? विच लाइन डिवाइड इंडिया एंड चाइना, यानी कि कौन सा लाइन इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर का काम करती है? तो कौन सा लाइन है? हमारा आंसर होगा मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन यानी मैकमोहन रेखा जो है इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर का काम करती है। अगर रेड क्लिफ की बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डूरंट लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर का लाइन काम करता है, बॉर्डर का तौर पे काम करता है, तो कौन सा लाइन है? डूरंट लाइन। 38 डिग्री पैरेलल लाइन, यानी कि 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में काम करती है। चलिए और देखते हैं दोस्तों कि अगर हाउ मेनी शेड्यूल्स लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, यानी कि भारत की अनुसूची में कितने भाषाओं का मान्यता मिलती है? तो कितने भाषाओं को मिलता है? 22 भाषाओं को। दोस्तों जिस समय हमारा संविधान बना हुआ था तो उस टाइम हमें 14 भाषाओं को ही मान्यता मिली थी, लेकिन फिर उसके बाद फिर और संशोधन हुए। फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन, जिसमें कौन कौन सा भाषा को ऐड कर दिया जाता है? बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, यानी 4 भाषाओं को ऐड, यानी चारों नवीनतम भाषा है। इन चारों को आप याद करिएगा कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ अनटचेबिलिटी, यानी कि कौन सा आर्टिकल है, यानी कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का अंत करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल कहाँ गया? हाँ, आर्टिकल 17। और बाकी ऑप्शन पे अगर आते हैं हम, तो बाकी ऑप्शन पे देखते हैं तो आर्टिकल 18 जो है, तो दोस्तों बहुत सारा पदवी दिया जाता है, जैसे बहुत लोगों को पदवी दे दिया जाता है, टाइटल दे दिया जाता है, तो वही एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में ये आर्टिकल बताता है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 18 एक क्या बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप लिख सकते हैं। 19A क्या बताता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। और 148 क्या बताता है? CAG के बारे में, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? 148। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ, यानी कि रजिया सुल्तान कौन थी और किसकी बेटी थी? तो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अब चलिए और देखते हैं कुछ बातें। तो 1100 क्या होता है? 1191 में बैटल ऑफ तराइन लड़ा जाता है। बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा जाता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें क्या होता है कि गौरी हार जाता है। ठीक, जिसमें क्या होता है? गौरी हार जाता है। तो गौरी क्या करता है? 1192 में फिर से भारत में आता है। 1192 में फिर से भारत में आने के बाद बैटल ऑफ तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और दूसरा युद्ध होता है जिसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, बहुत बुरी तरह से हारता है और ये जीत जाता है। अब और देखते हैं क्या दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में 1206 में, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में इसका मतलब ये इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है। ठीक, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? इसको राजगद्दी सौंप के चला जाता है। अब राजगद्दी सौंप के चला गया तो इसकी एक बेटी रहती है जिसका क्या नाम रहता है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या होता है दोस्तों कि 1206 से ले जा करके 1206 में कुतुबुद्दीन, ये क्वेश्चन आता है क्या दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ? तो पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है, वो 1236 तक राज करता है।
1236 तक राज करता है। 1236 तक राज करने के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद रजिया सुल्तान जो कि पहली फीमेल शासिका रहती है, यानी महिला शासिका रहती है, वो क्या करती है 1236 से 1240 तक शासन करती है। लेकिन उन्हीं के कुछ मंत्रियों ने अपने बीच में षड्यंत्र करके उसे भी मार दिया जाता है, मतलब उन्हें मार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इतना आज के लिए काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।